दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही महान एजुकेशनिस्ट, प्रिंसिपल सत्यावती कॉलेज डॉक्टर निर्मल जिंदल से। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में इंट्रोड्यूस हुई नई एजुकेशन पॉलिसी। चलिए बात करते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि एक तो ये होलिस्टिक एजुकेशन है। इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना दे के इट इज़ स्किल बेस्ड नॉलेज भी दिया जाएगा बच्चे को। इसको स्पोर्ट्स, मॉरल वैल्यूज़, हर चीज़ को इसमें दिया जाएगा। तो इसमें कौशल भी है, एजुकेशन भी है, वैल्यूज़ भी हैं, स्पोर्ट्स भी है, सब कुछ है। तो आई थिंक दिस इज़ होलिस्टिक एजुकेशन एंड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि अभी तक क्या था कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ये दो स्ट्रीम्स बन गई थी और सोसाइटी में लगभग डिवीज़न हो गई थी। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे थे उनको तो थोड़ा प्रोग्रेस मिल रहा था। बाकी जो बच्चे थे जो गवर्नमेंट स्कूल से आते थे हिंदी मीडियम के, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम रहती थी, तो वो मार्जिनलाइज्ड रह जाते थे। तो इस एजुकेशन सिस्टम में उसको भी देखने की कोशिश की गई है। और अगर गवर्नमेंट सबके लिए एजुकेशन देती है, कंपल्सरी एजुकेशन देती है, बेसिक एजुकेशन देती है और गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम मोस्ट वैल्यू पर अगर हमें एजुकेशन मिलती है, तो ये पूरी सोसाइटी इससे उठेगी। तो इसमें जो डिवीज़न है सोसाइटी का वो भी ख़त्म होगा। तो इससे क्या होगा, इट इज़ एन एजुकेशन फॉर सोशल जस्टिस, कि हम पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक सोशल जस्टिस के लिए और ये नेशनल प्रोग्रेस के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखते हैं कि पहले अभी जो एजुकेशन है वो डिग्री बेस्ड है। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं और स्कूलों के बाद कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में भी क्या होता है, डिग्रीज़ ले लेते हैं, पर डिग्रीज़ लेने के बाद उनको वो एम्प्लॉयमेंट, वो जो स्किल्स चाहिए एम्प्लॉयमेंट। मैं कैरियर काउंसलिंग प्लेसमेंट सेल की मैं कन्वीनर भी रही हूँ काफ़ी साल तक इस कॉलेज में, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मैं बुलाती रही हूँ। जेनपैक्ट आता था, ICICI आता था, या IBM आते थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी। But sometimes they used to say that your raw material is not that smart. I mean, it doesn't fulfill the requirement. So मेरे को लगता है कि जो हम बच्चों को सिर्फ theoretical knowledge ना देके उनकी employability भी बढ़ाएं, और सिर्फ डिग्री देने से काम नहीं चलता है। तो जो हायर एजुकेशन है, तो बच्चा अगर स्कूल जब पास आउट करता है उसके बाद अगर एम्प्लॉयबल है, वो जो बहुत ज़्यादा competitive हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एजुकेशन में, जो रिसर्च बेस्ड हैं, जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं, मेरे ख्याल हायर एजुकेशन उन्हीं के लिए होनी चाहिए। तो आई थिंक दिस एजुकेशन सिस्टम इज़ अ वेरी वेल थॉट आउट, जो ये अब इन्होंने बनाया, बहुत सोच समझ कर बनाया है। और अगर ये लागू होता है तो इससे बहुत बदलाव आ सकता है। इससे ना केवल समाज की विभिन्नताएं दूर होगी, समाज में सभी लोगों का उत्थान होगा, और इससे जो है डिग्रीज़ वाली जो एक अभी तक एजुकेशन एक कमोडिटी मानी जाती थी, क्योंकि इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। एजुकेशन बनाता है टीचर। अगर टीचर का ये काम नहीं है कि खुद ही समझे, उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसकी समझ है वो आगे बच्चों तक उसको समझने में सहायता दे। पर अगर टीचर खुद ही कॉम्पिटेंट नहीं है, और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो टेम्प्रेरी बेस्ड या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या लेस वेजेस पर टीचर्स को रखेंगे, तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। आज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है, JNU का नाम है, IIM या IITs या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, तो वो इसलिए बिकॉज दे हैव द क्वालिटेटिव टीचिंग फैकल्टीज़। तो टीचर बनाता है, और इस एजुकेशन पॉलिसी में टीचर के लिए जो है उसको और देखना होगा कि टीचर्स जो हैं उसमें बेस्ट क्वालिटी के होनी चाहिए, क्योंकि दे विल हैव टू डील विद द बेस्ट ब्रेन्स इन द सोसाइटी, बिकॉज द हायर एजुकेशन विल बी फॉर द बेस्ट काइंड ऑफ क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। तो रिसर्चेस की तरफ सिर्फ हमें डिग्री लेना, थ्योरेटिकल पढ़ना कि क्या है हमको समझा देना, हिस्टोरिकल या क्रोनोलॉजिकल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। उसको एनालाइज करना, उसको क्रिटिकल थिंकिंग इसमें बहुत ज़रूरी हो गया एजुकेशन में। तो मेरे को लगता है दिस एजुकेशन सिस्टम इज़ एन आइडियल काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम फॉर इंडिया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक जो और बहुत जो मेन बात निकल के आ रही है कि जैसे कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस को परमिशन किया गया है, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट किस तरीके से निकल कर आएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो इन्होंने स्कूल एजुकेशन रखी है उसमें उन्होंने आपकी संस्कृत
जिससे कि बच्चे को वैल्यूज़ मिलेंगी। तो 12th तक जो बच्चा है उसमें अपनी वैल्यूज़, अपनी सभ्यता, संस्कृति, नॉलेज, जो हमारी सोसाइटी से बिल्कुल गायब हो गई थी एथिकल वैल्यूज़, क्योंकि हमको अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में पता ही नहीं, या बहुत ही सुपरफिशियल वे में लोगों को पता है। रिजेक्शनिस्ट काइंड ऑफ अप्रोच हो गई है बच्चों की। तो लॉजिकली उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बचपन में, तो उनकी जो बेस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर अगर आप अभी बच्चे सारे बाहर जाते हैं जिनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स नहीं मिलते हैं, इतनी ज़्यादा सीट्स जो है कम हो जाती हैं बिकॉज सब डिग्री लेने भाग रहे हैं, तो उस टाइम व्हेन यू गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो आपको जो है एक तो पैसा भाई बाहर लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर रहने का, खाने का और ये सब करने का, एंड देन ऑल द पीपल कैन नॉट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी कि बाहर जाएं। और वो अगर उनको घर बैठे ही इंडिया में ही अगर किसी को बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ग्लोबल एक्सपोजर लेना है, they want to be globally competitive, तो इस एजुकेशन सिस्टम में उसका भी वो रखा गया है कि बाहर के कैंपस भी आ सकते हैं। आपको स्टैनफोर्ड जाना है या MIT जाना है या बर्कली जाना है या हार्वर्ड जाना है, अगर उनका कैंपस यहाँ पर है, वहाँ की फैकल्टीज़ यहाँ पर है, उनका सिलेबसेस यहाँ पर है, तो यू कैन हैव ग्लोबल एक्सपोजर ऑल्सो सिटिंग एट होम इन द कंट्री इटसेल्फ। तो हम ये मान के चलें कि जो हमारी एजुकेशन अभी तक थी वो ग्रांट बेस थी, वो लोन बेस होने जा रही है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब थी। पीपल वर इकोनॉमिकली वेरी वीक, एंड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स इट वाज नेसेसरी टू सब्सिडाइज एजुकेशन। आज जो इंडिया है डेवलप इट इज़ एन एमर्जिंग पावर एंड पीपल हैव द कैपेसिटी टू पे। अब आप सबको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अभी भी ज़रूरत है, और अगर गवर्नमेंट सबको बराबर सोसाइटी में सबको एजुकेशन देती है, स्कूलिंग तक, कौशल भी देती है, शिक्षा भी देती है, वैल्यूज़ भी देती है, सब कुछ देती है गवर्नमेंट अपने ऊपर, हायर एजुकेशन में only the most competitive, most efficient, most interested, most students with critical thinking, research based thinking will be entering in the higher education. तो वो जो है वो जब अंदर जाएंगे तो उनको अगर लोन बेस्ड होती है तो दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक ऑल्सो, सो दे विल बी वर्किंग हार्ड। अगर आपको फ्री में है तो पास हुआ, नहीं हुआ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं काफ़ी चीज़ों के। सो यू हैव टू हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, दिस विल जनरेट अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो, that nothing is free. I mean, we are helping you to empower yourself, but when you empower yourself and you generate the capacity to earn money, then you have to pay back also. तो लोन बेस्ड जो है वो गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, पर ये नहीं कि फ्री में है, आपको इसको पे भी करना है और आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा, अपने आप को एम्प्लॉयबल करना होगा। तो एक ये मेरे को लगता है कि एक अच्छा अगर हमें गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ देती है तो हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम उस पर खरे उतरें। एजुकेशन सिस्टम की कोई बहुत बड़ी कमी आपको क्या दिखती है? देखिए, किस तरीके से लागू होती है। मेरे को एजुकेशन सिस्टम में क्योंकि जैसे हमने पढ़ा तो वेस्टर्न सेंट्रिक एजुकेशन थी, अब ये थोड़ा इंडो सेंट्रिक करने जा रहे हैं। हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री कि इसमें हमारे देश में क्या क्या चीज़ें थी और क्या था वो हमको नहीं पढ़ाया गया। हमारे को वीकनेसेस ही पढ़ाई गई हमारे सिस्टम के बारे में, एंड वी ऑलवेज स्टडीड अबाउट द वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न फिलोसफीज, वेस्टर्न थियरीज, वेस्टर्न कंट्रीब्यूशन, वेस्टर्न हिस्ट्री। पर इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? वर्ल्ड इज आइंस्टाइन कितना बड़ा संस्कृत का वो था, ज्ञानी था, और ये सब कंट्रीज आज जर्मनी में कितने ज़्यादा संस्कृत के स्कूल चल रहे हैं, पर हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो संस्कृत में वही जाएगा जो सबसे पिछड़ा हुआ बच्चा है, जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो वो संस्कृत में एडमिशन ले लो। दिस इज़ वेरी बैड अप्रोच। अभी हमारे को वीकनेस सिर्फ इसी बात में लग रही है कि लागू कैसे की जाएगी। क्या प्राइवेट स्कूल्स जो इतने बड़े बड़े 5 स्टार्स खोल के बैठे हुए हैं, उन्होंने इतना पैसा लगाया है और ये सब किया है, क्या गवर्नमेंट उन पे ये सारे रेगुलेशंस लागू कर पाएगी? क्या जो हम डिविजन्स ऑफ सोसाइटी की बात करें, मैं कहती हूँ कि वन टाइप ऑफ एजुकेशन, वन टाइप ऑफ लैंग्वेज, जब आप एक देश एक निशान और एक सब की बात कर रहे हो, वाई टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम? मीन दिस इज़ वेरी रीजनल लैंग्वेजेस कर रहे हो आप, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लोबल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, मीन यू आर गिविंग पीपल द चॉइसेस। पर जो अभी प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, क्योंकि क्या हुआ था, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, तो जब मैंने इंग्लिश सीखा, आई मीन आई हैड टू स्ट्रगल लिटिल हार्ड,
And my younger sister, who went to Montfort School, she studied English from the very beginning. So I found out that she had, so it created a kind of complex in Hindi medium students. I mean, this is what I'm telling you. But it doesn't mean that I didn't learn language when I went for higher education. Today I also know English, as good as she knows. So here I have no grudges, but at the same time, people may develop complexes if English medium schools continue to exist. तो मेरे को ये देखना है कि एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट लागू कैसे करती है. हायर एजुकेशन में मैम जो पीएचडी लेवल पे वो आ रहा है, एमफिल का जो वो है स्पेल्स, वो उसको रिमूव करने की बात है. हाँ, नहीं, एमफिल का रिव्यू करने की बात ये है कि जब मैंने भी बीए किया, एमए किया, तो हमारे टाइम में एमफिल इंट्रोड्यूस हुआ था. तो एमफिल में ये लगा कि दैट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू पीएचडी. उसमें छोटी माइनर रिसर्च करके फिर उसमें मेजर रिसर्च करते हैं. सो हेयर बिकॉज पीपल विल बी पेइंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट. Children, this education is not free. I mean, earlier you were getting degrees free of cost. So you have to pay additional pay for cost for the additional degree. So if they are cutting short the degrees, and if they are taking only competitive student, if they are taking only research-based students, if they are taking smart students, and then why do they need an additional degree? Why to have multiple examination system kind of thing? If a child is smart, just like in the US and in other countries of the world, nowhere I have seen MPhil system. It was introduced only in India. तो हमारे टाइम में ऐसा लगता था कि शायद वो बच्चों को जॉब मार्केट में डिले करने के लिए MPhil इंट्रोड्यूस कर दिया कि 2 साल बच्चों को और रुक दिया जाए. So I think that if they have removed MPhil system, I think there's nothing wrong with that, because it cut the additional cost that a student pays for the degree. So I don't think that it will have a much impact on a student who is going for a research. तो PhD में भी वो कर सकता है अगर MA में बहुत अच्छा है. पर अगर आप कहें कि सीधा BA से उसको PhD में डाल दिया जाए तो तब बुरा होता. Because in MA child gets mature, he increases his knowledge and he becomes more competitive. So after undergrad you need to have postgrad, and from postgrad if you go for PhD, earlier we had the similar kind of system. So I think there's nothing wrong in removing MPhil from the education system. It is not harming education system in a much way. मैडम, अभी हालिया जो स्थितियाँ हैं, इसमें इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या आपको मेजर प्रॉब्लम नज़र आती है? देखिए, एक तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नज़र आती है, द एजुकेशन सिस्टम इज़ एब्सोल्युटली कंपार्टमेंटलाइज्ड. ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स, और फिर ये जो साइंस वाले बच्चे हैं ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग और मेडिसिन के लिए दे गो फॉर कोचिंग. तो ये जो एजुकेशन सिस्टम जो है ये इट हैज़ बिकम अ कमोडिटी एंड इट हैज़ बिकम अ बिजनेस मेकिंग थिंग. तो जितने भी कोचिंग सेंटर है, हर एक बच्चा जो है उसको ये सपना दिखाया जाता है कि वो इंजीनियर बनेगा, वो IIT जाएगा, उसको मौलाना आज़ाद में या इसमें एम्स में एडमिशन मिलेगा. तो every child gets this dream and he tries to buy this dream by entering into a coaching center. And these coaching centers are so expensive. जैसे आप हमको पता है इन सब बच्चे कैपेबल भी नहीं है, पर उनको ये ड्रीम दिखा के उनको एडमिशन दिया जाता है. Why we need this coaching center? When the school is giving education, school education should be enough, and for the higher education. तो इसमें ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम में जब आप सब कुछ दे देते हो, जब जो नई एजुकेशन सिस्टम में कौशल भी दे रहे हो, उनको नॉलेज भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो चाइल्ड नोज इज कैपेसिटी और कैपेबिलिटी. तो हायर एजुकेशन में वही बच्चे जाएंगे जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, तो उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. दूसरा बात यह है कि जो अभी एजुकेशन सिस्टम है इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है. वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है, अगर इंजीनियरिंग भी है तो आपको चॉइस दी जाती है कि आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं, रिलीजन भी पढ़ सकते हैं. सो चाइल्ड शुड हैव द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग. अगर मैं एक इंजीनियर को बोलूँ कि वो कंज्यूमरिस्ट ना होके, बिकॉज दे आर ऑल दिस पीपल आर IITians and they are making money and they are so consumerist and they are buying the best things. So if I tell them that this is not environment friendly, और कुछ और बात, तो उनको शायद वो सब समझ नहीं आएगा जितना सोशल साइंटिस्ट को समझ में आएगा. या सोशल साइंटिस्ट को ये नहीं पता चलेगा कि अगर राडार लगी हुई है और उसके हेल्थ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं. सो इफ़ दिस एजुकेशन सिस्टम इज़ इंटरडिसिप्लिनरी एंड इट इज़ गिविंग यू द वाइडनिंग द होराइजन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इन द सोसाइटी, आई थिंक इट विल मेक यू अ कंप्लीट ह्यूमन. It will help you to understand the critical problems of the society.
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जाना है, पॉपुलेशन कंट्रोल में जाना है, कंज्यूमरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी पे नहीं जाना है, नीड बेस्ड इकोनॉमी पे जाना है, अपनी ज़रूरतों को कम करना है। आप देखिए अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह रहना शुरू कर देंगे, अभी हम कहते हैं 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम्स 2/3 ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। आज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन अगर 2/3 में ज़्यादा वर्ल्ड रिसोर्सेज ऐसे वेस्टर्नर्स की तरह रहने लगेगी तो कितनी भूमियाँ चाहिए हमको, कितनी पृथ्वियाँ चाहिए हमको। So these kind of things, if we want to make people understand the critical issues of the society, then it is very important that they should have interdisciplinary, aspect of the education. पर अब भी क्या है, बिल्कुल compartmentalized है। आप या तो साइंस ही पढ़ते रहिए। कोटा में तो ये होता है कि साइकिल पे आगे बच्चा बैठा है, वो पढ़ रहा है और पीछे वाला साइकिल वाला बच्चा सुन रहा है। ये हालत हो गई है, बच्चों का बचपन ही ख़त्म कर दिया है, रट्टाफिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो ये जो रैट रेस है, इसको ख़त्म करना है, ये अभी एजुकेशनल सिस्टम में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो हम ये मान के चलें कि हमें एक एजुकेशनल सिस्टम जो नई पॉलिसी आ रही है, इसमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। या हमें बदलाव देखने को मिलेगा। जो बच्चे इतने डिप्रेस हो जाते हैं, अभी एक मूवी आई थी जिसमें कि बच्चे को एडमिशन नहीं मिला इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसने सुशांत की ही थी कि उसने छलांग लगा दी बच्चे ने, और ही द ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स एंड ही वाज अबाउट टू डाई, एंड सो इट वाज स्टोरी ऑन दैट। सो हाउ चिल्ड्रन आर अंडर सो मच ऑफ प्रेशर इन द सोसाइटी, व्हाई एवरीबडी हैज़ टू बी एन इंजीनियर, व्हाई एवरीबडी हैज़ टू बी अ डॉक्टर, व्हाई एवरीबडी हैज़ टू बी, और जो इतनी बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ लेके भी आ जाते हैं, खरीद के आ जाते हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिलती, बिकॉज दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर नॉट प्रॉपरली नॉलेजेबल, दे डू नॉट हैव वर्क ऑन हैंड ऑन एक्सपीरियंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी सिर्फ डिग्रीज बांटने से काम नहीं चलेगा, अभी हमको नॉलेज से काम चलना चाहिए, और बेस्ट टीचर्स लाने चाहिए। और बेस्ट मैंने बताया आपको, अमेरिका में जितने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ है, किसिंजर, ब्रzezinski, श्लोसिंगर, ये सारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, सारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं। ओबामा, क्लिंटन, ये सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के पढ़े हुए। तो जो बेस्ट एजुकेटेड पीपल, दे शुड कम फॉर टीचिंग। जोसेफ नाई, कोहेन, ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, जो ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रोफेसर जो है उसकी इम्पोर्टेंस जो सोसाइटी में, इफ़ ही इज़ नॉट नॉलेजेबल, इफ़ ही इज़ सुपरफिशियल, इफ़ ही इज़ नॉट द बेस्ट, हाउ ही विल डेवलप other, how he will make children understand things. So the education system is based on the best teachers, and I think the best teachers should be there in the education system. तो मैडम एक और चीज़ जो निकल गया, जो टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की बात आ रही है, उसको किस तरह से गवर्नमेंट हैंडल करेगी? रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में मैं यही बता रही हूँ आपको कि जो बेस्ट लोग होंगे उन्हीं को रिक्रूट किया जाए, उन्हीं को अच्छे से ट्रेन किया जाए। और अगर बेस्ट नहीं है, और उनके लिए अवार्ड फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, उनके लिए ऑनर भी होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियली आपको अवार्ड देना है, द ऑनर, उनको इंसेंटिव्स होने चाहिए उनके लिए। तो आई थिंक जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही हमारा कंपैटिटिव होना चाहिए। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड नॉट बी, अभी बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, कुछ भी उसमें पिलफ्रिज नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी कंपैटिटिव, एंड द बेस्ट पीपल शुड बी देयर इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो मेरे को लगता है ट्रेनिंग भी हमको इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए, बिकॉज इफ़ बेस्ट पीपल आर देयर एंड इफ़ दे आर गिवन द, हमारे यहाँ क्या है, वर्क कल्चर जो है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। लोग डिग्री लेके सोचते हैं कि मैं 9 से 5 में टेबल पे आके बैठूं और उसका काम ख़त्म। दे डू नॉट नो व्हाट इज़ टारगेट, हाउ दे हैव टू बी एफिशिएंट, हाउ दे हैव टू कंप्लीट द वर्क। फाइलों पे फाइलें पड़ी हुई हैं, काम नहीं करना है, और लिंगरिंग करना है, एक्सक्यूजेस बनानी है, ये सब करना है। तो ये सब जो है, अगर बेस्ट लोग होंगे, एफिशिएंट लोग होंगे, और उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आई थिंक दैट विल मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन चेंजिंग द एंटायर सिस्टम इन द सोसाइटी। इसका इम्पैक्ट कब तक देखने को मिलेगा हमारे देश में? इस एजुकेशन पॉलिसी का जो है इम्पैक्ट, जो नई पौध आएगी, कब तक मान कर रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कह सकती हूँ कि जो हमारा जो इम्पैक्ट आया था, जो मैंने जब से स्कूल किया था, उसके बाद मैंने इम्पैक्ट देखा था जब मैं कॉलेज में आई थी। सो देन द थिंग्स एंड स्टार्टेड चेंजिंग। तो इट विल नॉट बी एन इमीडिएट इम्पैक्ट, इट विल टेक सम टाइम आफ्टर इट गेट्स एग्जीक्यूटेड। पहले तो एग्जीक्यूट हो, फिर मेरे को लगता है कि 10 साल तक हमें देखने को मिल सकता है। एक जनरेशन को तो स्कूलिंग ख़त्म करके आगे आना पड़ेगा, और उसके बाद ये इम्पैक्ट नज़र आएगा। क्योंकि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स, अब ये रीजनल लैंग्वेज को क्यों इंट्रोड्यूस किया है, जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते उनको भी कोचिंग में भेजना है, लेबर को भी कोचिंग में भेजना बच्चे को स्कूल का काम करवाने के लिए। इफ़ पेरेंट्स आर एजुकेटेड, चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स, कि इनको तो इंग्लिश नहीं आती, दे डेवलप कॉम्प्लेक्सेस।
तो एक वैल्यूज़ भी पैदा करनी है, बॉन्डिंग भी पैदा करनी है फैमिलीज़ में कि दे शुड लर्न यू नो हाउ टू डील विद दिस। ये नहीं कि इंग्लिश आ गई तो आपका भगवान बन गए हो, इंग्लिश आ गई तो सब कुछ हो गया। नो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, दे आर गिविंग द नॉलेज ऑफ इंग्लिश एज वेल, एंड चिल्ड्रन कैन लर्न इट एट एनी स्टेज, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप दैट the things have been introduced in education policy। और मेरे को लगता है कि इससे बदलाव आएगा। और बाकी तो जब after 10 years we'll know what are the challenges if there are any, but मेरे को अभी तो लग रहा है कि it is a very good education policy। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल जिंदल, प्रिंसिपल सत्यावती कॉलेज। और आज जैसा कि हमने नई एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा की, बात की, समीक्षा की है, निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा आने वाले टाइम में हमें दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।